नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमने रिवीजन शुरू किया था आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है वो हम पढ़ रहे हैं। इस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ। जो आधुनिक काल की समय सीमा है, नामकरण है, जो संक्रांति काल है उस पर, और जो आधुनिक काल में जो गद्य के प्रमुख लेखक हैं शुरुआती, उनके बारे में आज हमारा ये अगला वीडियो है। भारतेंदु मंडल यानी भारतेंदु युग का, या जो पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण काल भी कहते हैं जिसको, और उसको भारतेंदु काल भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भी साथी मेरे वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बहनें कमेंट करती हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि लिखे हैं यहाँ। इसमें मैंने इनके क्रम वाइज लिख रखा है, यानी कई बार हो सकता है कि ऐसे पूछ लें कि जन्म वर्ष के आधार पर कि सीनियर कौन था, जूनियर कौन था, तो उस आधार पर ये क्रम से लिखे गए हैं। जिनका पहले जन्म हुआ वो सबसे पहले आए हैं। ये भारतेंदु मंडल के 8 प्रमुख लेखक हैं, और इन्हीं की प्रमुख रचनाओं में से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो देखिए साथियों, पूछने का कोई अंत नहीं है, कहाँ से क्या पूछ लें, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रमुख बातें हैं वो इन नोट्सों में समाहित हैं। तो देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में सबसे पहला जो कवि है वो है बालकृष्ण भट्ट, यानी सबसे सीनियर जो हैं, सबसे बड़े हैं वो, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। दूसरे फिर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के नाम से उपनाम है इनका, प्रेमघन, इनका जन्म 1855 में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 में हुआ। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 में हुआ। अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म 1858 में हुआ। राधा चरण गोस्वामी, इनका जन्म भी 58 में हुआ। और राधा कृष्ण दास, 1865 में इनका जन्म हुआ। यानी भारतेंदु युग में सबसे जो छोटे थे वो राधा कृष्ण दास थे, और सबसे सीनियर बालकृष्ण भट्ट थे। ये मैंने ऐसे याद करने के लिए आगे इनके बी ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ एक सूत्र है, बाल भारत की बदरी पर जागे अंबिका दास। तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन ठाकुर, अंबिका दत्त व्यास और राधा राधा कृष्ण दास, या फिर इसमें राधा चरण गोस्वामी और रह गए बीच में। तो इसमें ये सारे के सारे जो हैं 7-8 ये इन कवियों का नाम आया हुआ है इसमें। उसके बाद सबसे प्रमुख जो हैं, जिनके नाम पर इस काल का नामकरण ही हुआ है, वो है भारतेंदु। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। तो देखिए, इतने से ही 35 वर्ष के मात्र जीवन काल में उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ लिख के छोड़ा है, इतनी कुछ रचनाएं शानदार शानदार उन्होंने लिखी हैं कि हमारी हिंदी जो उनकी हमेशा ऋणी रहेगी। इनका जन्म स्थान था काशी, पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास। भारतेंदु का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु को इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि तत्कालीन पत्रकारों व साहित्यकारों द्वारा 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। यानी भारतेंदु, उनका नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, इंदु का चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, यानी भारत में चंद्रमा के समान या भारत का चंद्रमा। ये उपाधि उनके तत्कालीन जो साहित्यकार थे, उनके साथी, उनके द्वारा 1880 ईस्वी में दी गई थी। भारतेंदु पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने निम्न पत्रिकाओं का संपादन किया था। कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से शुरू हुआ था। ये पहले मासिक थी, उसके बाद ये पाक्षिक हुई, यानी 15 दिन में, उसके बाद ये साप्ताहिक हुई, 7 दिन में प्रकाशित होने लगी। दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 ईस्वी में काशी से ही मासिक पत्रिका के रूप में इसका संपादन शुरू हुआ। इन पत्रिकाओं को आपको तीनों को याद रखना है अच्छे से, इनका सन याद रखना है, कहाँ से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, ये आपको याद रखनी है। इस पत्रिका को 8 अंकों यानी 8 महीने के बाद, क्योंकि मासिक थी ना, 8 महीने के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। यानी शुरुआती नाम इसका हरिश्चंद्र मैगजीन था, उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम हो गया इसका। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका में देखने को मिलता है। यानी एक पंक्ति है चंद्रिका पत्रिका के बारे में कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखने को मिलता है। यह आपको याद रखना है। तीसरी पत्रिका थी इनकी बाला बोधिनी,
1874 ईस्वी काशी से शुरुआत हुई थी, मासिक पत्रिका थी ये भी। भारतेंदु ने अपनी कालचक्र रचना में कहा था, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, ये भी इनकी पंक्ति है भारतेंदु जी की, जो इन्होंने अपनी कालचक्र रचना में लिखी थी। भारतेंदु ने अमीर खुसरो की तरह मुकरियां लिखी। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जन्मदाता भी माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारतेंदु जी को। भारतेंदु ने तत्कालीन लेखकों की समस्या समाधान हेतु कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। यानी 3 तो इनकी पत्रिकाएं हो गई, इसके अलावा एक कविता वर्धिनी सभा इन्होंने स्थापित की थी उस समय के जो लेखक थे उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की थी। तदीय समाज के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। यानी जो विठलनाथ जी ने चलाया था पुष्टि मार्ग, उसमें इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। भारतेंदु रसा उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे। कई बार आता है कि वो रसा उपनाम से उर्दू में लेखन कार्य किया करते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ रसा उपनाम दे रखा है उनका। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जिसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे, में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। यानी हिंदी का सर्वप्रथम नाटक था जिसका अभिनय किया गया था, यानी अभिनीत हुआ था मंचन पर, उसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में बलिया यूपी की एक सभा में कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटे नहीं एक उसूल। यानी निज भाषा की उन्नति है वही हमारी सबसे बड़ी जड़ होती है और उसी को उन्नत करना हमारा मूल कार्य है। बिना अपनी भाषा के मिटे नहीं है, ये का मतलब होता है हृदय, यानी हृदय की पीड़ नहीं मिटती है अपनी भाषा के बिना। तो ये उनकी प्रसिद्ध एक पंक्ति है। ऐसी पंक्तियाँ कई हैं, वो विशेष तौर से आपको याद करनी होती हैं। फिर है भारतेंदु के प्रमुख नाटक। भारतेंदु ने 17 नाटकों की रचना की, जिसमें 9 मौलिक नाटक हैं और 8 अनुदित नाटक माने जाते हैं। 9 तो इन्होंने खुद लिखे और 8 नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया। भारतेंदु का प्रथम नाटक विद्या सुंदर माना जाता है, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है 1868 में। यानी जब इनकी प्रथम पत्रिका प्रकाशित हुई थी तभी इनका पहला नाटक भी प्रकाशित हुआ था, जो चोर पंचाशिका नाटक है संस्कृत भाषा का, उसका बांग्ला जो अनुवाद है उससे उन्होंने हिंदी में विद्या सुंदर नाम से उसका अनुवाद किया था। भारतेंदु के मौलिक नाटक 9 हैं जो आगे दिए गए हैं। वेदी की हिंसा हिंसा न बहुती 1873 ईस्वी में, यह एक प्रहसन यानी हास्य व्यंग्य प्रधान है। इसमें वेद मार्ग की हिंसा पशु बलि प्रथा की आलोचना की गई है। यानी थोड़ी इनके बारे में देखा कि इनमें क्या दिया गया। आपको खासतौर से इनके नाटकों को और इनके सन को याद करना होता है, इनके अंदर की सामग्री आपको याद करनी नहीं होती है। इसके बाद इनका अगला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। इस रचना में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। अगला है इनका प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, ये इनकी नाटिका थी। इस रचना में तीर्थ स्थानों पर होने वाले व्यभिचार का वर्णन किया गया है। अगली है श्री चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी। इस रचना में प्रेम व भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। विशस्य विषमोषधम 1876 ईस्वी, ये एक वाहन माना जाता है जो नाटक का एक प्रकार होता है। इस रचना में बड़ौदा के गायकवाड़ के स्थान पर सयाजी राव को राजा बनाने का वर्णन है, जिसमें देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण नीतियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, ये नाट्य राशक है। इस रचना में भारतीय राजाओं के साम्राज्य विस्तार, धन प्राप्ति की लालसा व अंग्रेजों के प्रति समर्पण को व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा इनका अगला है नील देवी 1881 ईस्वी, गीति रूपक। इस रचना में पंजाब के हिंदू राज्य पर मुस्लिम आक्रमण एवं भारतीय नारी के आदर्श रूप का वर्णन किया गया है। नील देवी यानी कोई नायिका है इसमें नील देवी के नाम से। अगला है अंधेर नगरी, जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है 1881 ईस्वी, ये एक प्रहसन है। ये भारतेंदु का सबसे प्रसिद्ध प्रहसन है जो 6 अंकों में विभाजित है। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। राजा के अन्याय का इसमें शिकार कोई पात्र है, एक गोवर्धन, वैसे लिख रखा है। वैसे इसके अंदर की बातें नहीं पूछी जाती हैं आरपीएससी में। जहाँ कोई विशेष रचना नाम से ही अगर सिलेबस में शामिल है तो उसी के बारे में अंदर से पूछा जाता है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, ये इनकी अंधेर नगरी नाटक की कोई प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद है सती प्रताप
1883 ईस्वी, ये भी गीति रूपक है। ये भारतेंदु की अधूरी रचना मानी जाती है। इस प्रकार से प्रेमचंद जी की जो है मंगलसूत्र अधूरी रचना मानी जाती है, वैसे ही सती प्रताप इनकी भी अधूरी रचना मानी जाती है। इस रचना को इनके मौसेरे भाई राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया था। यानी कोई इसको फुफेरा भाई बता देता है, कोई मौसेरा भाई, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी के सती प्रताप नाटक को पूरा किसने किया था, तो ये राधा कृष्ण दास ने किया था। ये इनके हो गए 9 मौलिक नाटक। अब इनके आगे जो है 8 अनुदित नाटक आएंगे। इनका सूत्र है वैदिक सत्य प्रेम चंद्र विशैल्य भारत के नीले अंधेरे में सती हुआ। ये इन ऊपर के जो 9 नाटक हैं इनकी ट्रिक है। हालांकि ट्रिक से मुझे कभी याद हुआ नहीं, मैंने तो ऐसे याद किए थे, लेकिन लिखवाई हुई है ये नोट्स में। फिर भारतेंदु के अनुदित नाटक हैं 8। सबसे पहले है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। ये भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक है। इसमें चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का अनुवाद किया गया है। दूसरा है रत्नावली 1868 ईस्वी। इसमें श्री हर्ष के संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद किया गया है। उसके बाद है पाखंड विखंडन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है 1872 ईस्वी। ये रचना संस्कृत की कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। यानी संस्कृत की कृष्ण मिश्र कवि थे, उनकी नाटक थी कोई प्रबोध चंद्रोदय, उसका अनुवाद किया है पाखंड विखंडन के नाम से। तीसरे भाग का ये अनुवाद है। फिर है धनंजय विजय। ये रचना संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। फिर है कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी। ये रचना भी कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। यानी संस्कृत के कोई कांचन कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी, और उसी नाम से भारतेंदु जी ने उनका हिंदी में अनुवाद कर दिया। फिर है भारत जननी 1877 ईस्वी। ये रचना बांग्ला भाषा में रचित भारत माता का हिंदी अनुवाद है। फिर है मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। ये रचना विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। फिर है दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी। ये रचना शेक्सपियर के नाटक का हिंदी अनुवाद है। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का कोई नाटक था, उसका दुर्लभ बंधु नाम से हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था। इनका सूत्र है वीर पाखंड धन कर भारत मुद्रा दुर्लभ हुई। ये इन जो 8 अनुदित नाटक है इनका सूत्र है, ये ट्रिक है याद करने की। उसके बाद भारतेंदु जी की कुछ अन्य रचनाएं आती हैं। उपन्यास है अमीरहट, रामलीला, शीलवती, सुलोचना, सावित्री चरित्र। यानी अमीरहट इनका प्रमुख जो है उपन्यास है, मुख्य याद रखने वाला है रामलीला, शीलवती, सुलोचना और सावित्री चरित्र। इसके बाद इनके कुछ निबंध हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये इनकी आत्मकथा भी मानी जाती है, निबंध शैली में लिखी गई है पता नहीं, लेकिन आत्मकथा मानी जाती है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, बंग भाषा की कविता, सूर्योदय, जयदेव और मित्रता, ये इनकी निबंध माने जाते हैं। फिर उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी बहुत सारी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रबोधिनी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, प्रातः सुमिरन, उत्तरार्ध भक्तमाल, वैशाख महात्म्य, उर्दू का छापा, सर्वोत्तम स्रोत, बकरी विलाप, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। बाकी इन्होंने जो है ब्रज भाषा में लिखी थी, और इन 2 रचनाओं का प्रयोग खड़ी बोली में, इन 2 रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु ने काश्मीर सुषमा व बादशाह दर्पण नामक इतिहास ग्रंथ भी लिखे थे। भारतेंदु ने नारद और सांडिल्य भक्ति सूत्र का हिंदी अनुवाद किया था। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां दी गई हैं आगे, जो अक्सर पूछी जाती हैं। तरणी तनुजा तट पर तरुवर बहु छाए, झुके फूल सो जल प्रसन्न हित मन हो सुहाई। इसमें चंद्रावली जो इनकी नाटिका है उसमें यमुना नदी का वर्णन किया गया है। इसमें आप बताना कि अलंकार कौन सा है। इसमें एक प्रसिद्ध अलंकार भी है, तो आप मुझे बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार का भी उपभाग है इसमें, आप वो बताना। और चंद्रावली नाटिका की ये पंक्ति है। चूरण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद अजम कर जाता, ये इनकी भारत दुर्दशा रचना की ये पंक्ति है। कहा करुणा निधि केशव सोए, ये इनकी नील देवी रचना की पंक्ति है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, ये अति ख्वारी, ये इनकी भारत दुर्दशा नामक रचना की पंक्ति है। ये जो है एक वीडियो हमने पूरा का पूरा भारतेंदु जी पर देख लिया है साथियों। वीडियो
15 मिनट का हो गया है, तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बाकी के जो लेखक बच गए हैं भारतेंदु युग के, उन पर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।